नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगस्त 12 अगस्त 2025 आज है ट्यूसडे का दिन। 255,000 का लेवल निफ्टी बैंक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है, उसको आप इसी बात से गेज कर सकते हैं कि लगातार चौथे दिन निफ्टी बैंक ने 55,000 के लेवल पर सपोर्ट लिया। और ये सिर्फ टेक्निकल लेवल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखें तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी लेवल है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आई ऑलवेज कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लेवल टूटेगा ही टूटेगा, भले ही टेक्निकल लेवल हो, भले ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, भले ही 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो। बट चूंकि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग आई पर्सनली डू नॉट कंसिडर टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, वो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आई पर्सनली फील कि आपको ये आज नहीं तो कल टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और यहाँ से आपको एक सॉलिड क्रैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब सॉलिड क्रैक के बाद दोस्तों यहाँ से तो 54,000 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो दिस हैपन्स टू बी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो गेट सेट फॉर अ क्रैक कमिंग इन बैंक निफ्टी एनी टाइम सूनर। आज के दिन के बारे में बात करें तो आज के दिन भी निफ्टी बैंक डे के लोवेस्ट लेवल पर, डे के लोवेस्ट पॉइंट पर ही क्लोज हुआ है। और दोस्तों इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब तक निफ्टी बैंक 55,000 के लेवल पर सपोर्ट ले पाएगा। फिलहाल आज के दिन तो उसने फिर से ले लिया है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें 24,500 के नीचे आज के दिन क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। बहुत ही चौपी सेशन था। अगर आप देखें दोस्तों, मॉर्निंग से ही जो एडवांस डिक्लाइन रेशो था उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिखाई पड़ रहा था। मॉर्निंग में एडवांसिंग स्टॉक्स वर ओवर हियर, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में काफ़ी गैप था। अगर आप नंबर्स वाइज पूछें तो 1500 क्या ऑलमोस्ट 1700 के आसपास स्टॉक्स एडवांस करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 700। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। करीब 1400 के आसपास डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और करीब 1300 प्लस के स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में आपको पूरे दिन बढ़ोतरी दिखाई पड़ी, स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई पड़े एंटायर डे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते दोस्तों क्या है कि जिस स्टॉक में मनी फ्लो आ रहा है उसके बाद उसमें मनी फ्लो दोबारा लौट के ही नहीं आ रहा है। तो मतलब द स्टॉक गोज अप, ईदर द स्टॉक कंसोलिडेट्स और द स्टॉक फॉल्स। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक को वैल्यू बाइंग जोन पे बाय कर लिया है तो उसमें गिरने के चांसेस तो कम है, लेकिन उसके जो बढ़ने का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इलोंगेट हो गया। तो मतलब आपका जो होल्डिंग पीरियड है दैट हैज़ रिजन फ्रॉम अर्लियर 5 to 10 days टू नाउ 15, 20 और मे बी 25 डेज प्लस। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब तक मनी फ्लो अच्छी तरीके से नहीं आएगा, FIIs और DIs दोनों मिल के मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, तब तक आपको कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। वरना बेस्ट तरीका क्या है, इस समय इंट्राडे ट्रेड करो, अपने छोटे टारगेट्स रखो 1 से 3% के आसपास। आपको 1 से 3% के टारगेट्स ऑन द सेम डे हिट हो जाएंगे एंड बुक योर प्रॉफिट्स एंड कीप योर कैपिटल फ्री। द बेस्ट स्ट्रेटजी एट दिस पॉइंट इन टाइम एट सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। वहीं बात करें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में, लास्ट दिन के कंपैरिजन में जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ी, ये बात कर रहे हैं हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप के सेगमेंट में। सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक वॉज 13.5% अप, एल्केम लैब्स, SJVN, JSL, HSCL वर द टॉप गेनर्स। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स के लिस्ट में लीड कर रहा था एस्ट्रल, जो कि करीब 8% डाउन था। रिजल्ट्स वीक थे, रिजल्ट से कंपैरिजन में स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ था, लेकिन चूंकि मार्केट ने इसको और ज़्यादा पीटने की मंशा बना रखी थी तो और ज़्यादा पिटाई इसकी हो चुकी है। प्राज इंडस्ट्रीज पुअर रिजल्ट 7% डाउन। रिजल्ट्स आपके ख़राब है, मार्केट छोड़ ही नहीं रही है। देयर इज़ नो मतलब कोई रिस्पाइट है नहीं, आपको बख्शा जाएगा ही नहीं। एस, सिरमा, श्नेडर वर द अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते में जहां पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन है उसमें है HBL इंजीनियरिंग, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, 13.5% ऊपर है। इसके अलावा KPIL, साइन लाइफ, फोर्टिस, MFSL आर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने में लीड कर रहा पगेल 35% के आसपास गिर चुका है लास्ट एक हफ्ते में। श्नेडर, एस, एम्बर एंड ज्योति CNC आर दोज कंपनीज जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा क्रैक, सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के जोश की, तो निफ्टी 50 के जोश में सबसे ज़्यादा टॉप गेन कर रहा था आज के दिन मारुति, विच वॉज ऑलमोस्ट 2% अप। टेक महिंद्रा, हीरो मोटरकॉप, M&M एंड TPSG वर द अदर टॉप गेनर्स। गिरने वालों में
लीड कर रहा था बजाज फाइनेंस, करीब करीब 3% डाउन था। इसके अलावा ट्रेंड, HUL, HDFC बैंक, नेस्ले वर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात रहे लास्ट एक हफ्ते में, सबसे ज़्यादा जो भागा है स्टॉक वो भागा है सिर्फ और सिर्फ टाइटन, जो कि करीब 4% ऊपर है। इसके अलावा मारुति, HDFC लाइफ, SBI, कोल इंडिया आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा अडानी पोर्ट्स, 4% डाउन है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और US के बीच तनातनी चल रही है उसमें एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे, और एक्सपोर्ट्स अगर इम्पैक्ट होते हैं तो अडानी पोर्ट, जिसके पास इंडिया के बेस्ट पोर्ट्स हैं, वही है ना दोस्तों, जो चीज़ कभी भी कोई चीज़ हमेशा टॉप पे नहीं रह सकती, या तो उसके कंपटीशन उसको लेट डाउन कर देगा या फिर कुछ ना कुछ हेडविंड स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पोर्ट बिजनेस के लिए हेडविंड स्टार्ट हो गया, मतलब इंडिया जैसी कंट्री जो कि भी एक्सपोर्ट्स के बारे में सोच रही थी कि एक्सपोर्ट्स में हमको बढ़ाने हैं, हम एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 होना चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 होना चाहते हैं। अब दोस्तों उसी को सबसे बड़ा झटका लग गया है, जिसको कि सबसे सेफ बिजनेस माना जा रहा था। आप समझ पा रहे हैं, ऐसा समय का जो चक्र है वो घूम जाता है। नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल आर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें हम लोग जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, उसमें कंपनीज लाइक भारती एयरटेल, आशा मोटर्स, ITC, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्पेयर लाइफ, ये वो कंपनीज है जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हाई डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब ये चीज़ तो आपने समझ लिया दोस्तों कि निफ्टी बैंक अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है, तो क्या निफ्टी 50 भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है? लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट इट। तो निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 अपने आज के दिन की ओपनिंग से अगर आप देखें तो ओपन अपने डे हाई के आसपास हुआ था। ऑलमोस्ट डे हाई तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनिशियल 15 मिनट्स में तो फ्रॉम ऑलमोस्ट 24,600 इट वेंट टू ऑलमोस्ट 24,700, ऑलराइट। और वहीं से गिरावट दिखाई पड़ी, और जिस तरीके से गिरावट हुई है डे लो के आसपास निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। और निफ्टी 50 जैसा कि आप लोग जानते हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, मतलब वहीं पर ही स्ट्रगल कर रहा है, घसीट के ऊपर नीचे। जो निफ्टी बैंक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कर रहा है, निफ्टी 50 वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो अगर आप देखें तो प्रिसाइजली अगर आप देखें तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो है 24,300 लेवल, और जो मेरे टारगेट्स हैं फॉर दिस वीक इन निफ्टी 50 इज 24,200 लेवल्स। तो अभी आज के दिन क्लोजिंग हुई है 24,487, जो कि मेरे टारगेट से थोड़ा सा दूर है। लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। एंड ओवरऑल जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी निफ्टी 50 का वीक ही बना हुआ है, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही नहीं। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 24,800 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो स्ट्रेंथ होगी, 24,800 छोड़ दीजिए, 24,800 के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है। बात करें हम लोग बड़े प्लेयर्स के बारे में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, FIIs और DIs ने आज के दिन क्या किया है, तो FIIs के बारे में बात करें तो FIIs की जो नेट आज के दिन सेलिंग है वो है करीब 3,400 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। DIs की तरफ से बाइंग है 3,500 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। ये तो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा है जो कि मार्केट में DIs को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, वरना तो निफ्टी 50 ने अभी 20,000 के लेवल टच कर देने चाहिए थे, जिस तरीके से मार्केट में सेल ऑफ चल रहा है। अगर आप देखें तो आज के दिन करीब 100 करोड़ की बाइंग हुई है, नेट 100 करोड़ की बाइंग हुई है, प्राइमरी लेड बाय DIs ओनली। दोस्तों इस समय रिजल्ट्स के बारे में बात करें, कुछ रिजल्ट्स तो ऐसे आते हैं ना कि मतलब बिल्कुल मज़ा हो जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। अब दोस्तों आज के दिन पहले चीज़ तो इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन आज के दिन आया है 1.5%, और जो इन्फ्लेशन बोला जा रहा था, जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, उसके कंपैरिजन में इन्फ्लेशन बहुत कम आया है। तो और उसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें तो जुलाई में जो CPI इन्फ्लेशन है, दैट इज़ एज अ कंज्यूमर, जो हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन महसूस हो रहा है, एज अ कंज्यूमर हमें इन्फ्लेशन जो महसूस हो रहा है, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगा 1.3 और भी ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट किया था, और आया है 1.55%, जो कि पिछले महीने के कंपैरिजन, पिछले महीने में कितना था मालूम है, 2.10%। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में तो और भी ड्रॉप आया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ ही नहीं रहा है। अब आपको क्या लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आपके आसपास की चीज़ें महंगी हो रही, सस्ती हो रही, मुझे कमेंट से पक्का बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा भी तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल में है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1.55% है, बट इन्फ्लेशन में थोड़ा सा तो ड्रॉप है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इन्फ्लेशन क्या मतलब, इतना स्लो डाउन है, इतना ज़्यादा लोगों की नौकरियां छिन रही हैं, तो चीज़ें तो सस्ती होनी है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है वो है जिंदल स्टील, दैट इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिसको हम लोग JSPL भी बोलते हैं।
मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो कंपनी के प्रॉफिट्स आएंगे वो आएंगे 1100 करोड़ के आसपास, 1119 करोड़। 1100 करोड़ के कंपैरिजन में जो कंपनी के प्रॉफिट्स आए वो आए क्लोज टू 1500 करोड़, 1496 करोड़। रेवेन्यू के बारे में बात रहे, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 12200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आएंगे, और जो रेवेन्यू आए हैं वो आए हैं 12,294 करोड़। तो रेवेन्यू में भी हमको थोड़ा सा माइल्ड सा, इनफैक्ट रेवेन्यू तो इनलाइन ही है, बट प्रॉफिट्स में हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, और उसके पीछे का रीज़न है मार्जिन्स, क्योंकि मार्जिन्स ही वो तिलिस्मी खजाना है जिससे कि अगर आपके रेवेन्यू नहीं भी बढ़ रहा है तो भी आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लेते हैं। तो मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था कि 21% के आसपास के मार्जिन्स होंगे, और जो मार्जिन्स आए हैं वो हैं 24.4%। तो रेवेन्यूज आर इन लाइन, मार्जिन्स हैव इंक्रीज, दैट इज़ द रीज़न वाई प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो लुकिंग हायर। और स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक तो कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से। पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं दिखा मुझे। इसके अलावा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जो कि बीच बीच में गैमलिंग से एसोसिएट भी किया गया है, इसको मार्केट ने बहुत पीटा है, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी इट इज़ राइजिंग, यू नो, डायमंड इन डस्ट जिसको बोल सकते हो आप, जिस तरीके से ये भाग रहा है, दैट इज़ यू नो वेरी नाइस। अच्छा, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो रेवेन्यूज़ जो पिछले साल थे 520 करोड़ के, 520 करोड़ के, जो कि अभी आए हैं 499 करोड़। वहीं बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे मात्र 23 करोड़ के, जो कि बढ़ के अभी 53 करोड़ हो गए हैं, मतलब 136% का जंप है इन प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिन्स भी अच्छा खासा इंप्रूव हुए हैं, पिछले साल मात्र 7.2% का मार्जिन था, जो कि बढ़ के 9.5% आया है। तो नो वंडर व्हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाइज। इसके अलावा दोस्तों, जिनको पता नहीं है इनको बता देना चाहते हैं कि कंपनी में 1:1 का बोनस अनाउंस हुआ है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे, यू विल गेट 100 मोर शेयर्स, तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जो प्राइस है 1420, वो 710 रुपये रह जाएगा। कल नहीं, इसका जब रिकॉर्ड डेट आएगी तब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ पुअर रिजल्ट्स भी आए हैं, जैसे कि रिजल्ट्स तो पुअर बहुत सारे आते रहते हैं, मतलब मिक्स रिजल्ट्स भी आए हैं। अब जैसे कि अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एक कंपनी जिसके बारे में हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया था, जिसका नाम है डेंटा वाटर। अब कल के दिन हमने डिस्कस किया था EIEL के बारे में। डेंटा वाटर को अगर आप देख लें, बेहतरीन रिजल्ट्स। अब ये भी वाटर सोल्यूशन, वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करती है। दोस्तों, भारत में कितना पानी की दुर्दशा है ये तो हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। ये वो आदमी वही बात समझ सकता है जिसके घर में वो टैंकर से पानी आ रहा हो, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप बैंगलोर में या फिर गुड़गांव वगैरह के आसपास रहते हैं तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट। नहीं, गुड़गांव में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, हैदराबाद और बैंगलोर में समस्या ज़्यादा है, पुणे में समस्या ज़्यादा है। डेंटा वाटर के बारे में बात करते हैं। डेंटा वाटर का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त भागा है। पिछले साल कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे दे वर 113.2 करोड़, जो कि बढ़ करके अभी आए हैं 18.6 करोड़। मतलब पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी को तो अराउंड 41% का जंप है इन प्रॉफिट्स। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल जहां कंपनी के रेवेन्यू थे 49.5 करोड़, जो कि बढ़ के अभी आए हैं 67.3 करोड़, मतलब 36% का जंप है इन रेवेन्यू। सो ठीक है, मतलब ऑल्दो मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़ाए कंपनी ने। मार्जिन पिछले साल 35.45% थे, जो कि रिड्यूस करके अभी कंपनी ने 33.45% कर दिया। तो मतलब रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस किया है, तो ओवरऑल धंधा बढ़ाने पे फोकस किया है, पुराने कस्टमर को चूसने की कोशिश नहीं करी। दैट्स समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। और जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी थीम मुझे बहुत पसंद है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, साफ़ सफाई वाले, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट इंफ्रा, VA-टेक विभाग, है ना, जो पॉल्यूशन को, है ना, एंटी वेस्ट मैनेजमेंट जो काम करें। तो इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया में और सिविक सेंस है नहीं, तो इन सब कंपनीज़ का फ्यूचर ब्राइट है। NSDL के बारे में बात करते हैं। NSDL काफ़ी भयंकर भाग रहा था अभी रिसेंटली, और हमने आपको ये चीज़ चिताई थी कि थोड़ा सा कॉशन रखें, क्योंकि बहुत भागा हुआ है, ऐसा ना हो आप लोग ऊपर चपेट पे नुकसान में आ जाओ। ये बात हमने आपको चिताई थी जब स्टॉक इस लेवल पर पहुंच गया था, दैट इज़ 1200 प्लस। फिलहाल स्टॉक ने अभी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू किया, हो सकता है कल के दिन और गिरे। कंपनी ने प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 15.1% ऊपर है।
लेट मी टेल यू इट्स अ हेल्दी नंबर। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 8.8% डाउन, इट इज़ डाउन एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वहीं बात करें मार्जिन्स की, तो पिछले साल जहां कंपनी के मार्जिन्स थे 23.86%, जो कि 6% से ज़्यादा बढ़ा है, और अभी जो आए हैं मार्जिन्स वो हैं 30.51%। तो नेट अगर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स आर नॉट बैड गिवन द सिचुएशन वी आर इन, बट मार्केट ने ये काफ़ी हद तक की चीज़ें फैक्टर इन कर ली हैं। जो अनलिस्टेड प्राइस पे जो IPO मिल रहा था उससे करीब 20% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर भाग करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेट बाय, और मेरे हिसाब से अगर बाई चांस ये स्टॉक फिर से गिरा के अगर आपको 800-900 के आसपास मिलता है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जिसने यहाँ पर बाय किया है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यहाँ बाय किया है ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरे पास भी दोस्तों अनलिस्टेड शेयर्स इसके हैं, मैं तो उसको लाइफ टाइम बेचने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो मुझे ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रही है। कंपनी का नाम है नायका। अब अगर आप मुझसे पूछें कि ये कंपनी पसंद क्यों नहीं है, दोस्तों मुझे ये बिज़नेस मॉडल ही कम पसंद है, क्योंकि जो इंटरनेट बेस्ड बिज़नेस मॉडल होता है ना, आज मामा अर्थ कल नायका, परसों कोई और आ जाएगा, फिर दरसों कोई और आ जाएगा, तो इनका कोई ब्रांड नहीं है, ये दूसरों के ब्रांड पे प्ले कर रहे हैं। अब नायका के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो 79.4% बढ़ा है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 23.4% बढ़ा है। मार्जिन जो पिछले साल 5.5% थे, जो कि बढ़ा करके कंपनी ने 6.5% कर दिए। तो हर एक फ्रंट पे आपको बेहतरीन इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है। नो वंडर, नो डाउट कि स्टॉक जो कि 2025 की स्टार्टिंग में 160 रुपये के प्राइस में था, वहाँ से हमको करीब 220 का, मतलब समझते हो, अगर आप 150 रुपये का स्टॉक अगर 120 पकड़ते हो तो करीब 70 रुपये, विच में एक सेट करीब 50% के ऊपर की तो अपसाइड ऑलरेडी स्टॉक शो ही कर चुका है। तो ठीक है, मतलब स्टॉक में वेल फैक्टर्ड इन है, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक खतरनाक साइन बन रहा है कि ये जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच हैपन्स टू बी 230 लेवल, और अगर बाई चांस ये लेवल पे जा कर के स्टॉक फेल हो जाता है तो यहाँ से डबल टॉप का फॉर्मेशन बन सकता है। बट हाँ, अगर 230 के लेवल्स को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव मूव देने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसको भी आप स्टडी करिए। अच्छे रिजल्ट्स में बात करें तो मुझे एक बहुत ही मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोजिव। मुझे सोलार इंडस्ट्री भी पसंद है, मुझे प्रीमियर एक्सप्लोजिव भी पसंद है, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं कि गोला कोई बनाए बारूद हमारा ही लगेगा। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो 110% बढ़े, 110% अप, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 311% अप हैं प्रॉफिट्स। रेवेन्यू बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 72% अप है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 118% अप, बोथ केसेस में अप। ठीक है, मार्जिन्स जो पिछले साल, हालांकि मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़े, पिछले साल कंपनी के मार्जिन थे 18.68%, जो कि अभी आए हैं 14.6%। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में तो 12.9% थे। तो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़े नंबर। और स्टॉक के बारे में बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत महंगा है या बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक लास्ट ईयर मई जून पे ट्रेड कर रहा था, तो रीजनेबल बाय। इसको आप स्टडी अपने टाइम पर कर सकते हैं। अब वीटेक बाबा के बारे में बोल रहा था ना, कंपनी के प्रॉफिट्स आज के दिन 20% बढ़े हैं, रेवेन्यू 16% बढ़े हैं, और मार्जिन 13% के 13% ही, लेकिन बहुत बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो इसको आप स्टडी करिए। HCL के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके सामने नंबर्स तो हैं, है ना, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट्स में थोड़ा सा ड्रॉप, रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी, ये तो है ही है। अच्छा, अगर एस्टिमेट से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट जो कि एस्टिमेटेड था 1218 करोड़, 1218 करोड़, और अभी आया कितना मालूम है, 1377 करोड़। ये है बात प्रॉफिट्स की। रेवेन्यू मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था, रेवेन्यू तो आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था कि 4898 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट उतने ही आए हैं, 4819 करोड़ के। मार्केट ने एस्टिमेट किया था, मार्जिन आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि अच्छा खासा जम दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था कि करीब 22.75% के मार्जिन होंगे। तो ठीक है, मतलब आई विल नॉट से रिजल्ट्स आर बैड, बट रिजल्ट्स आर एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और अगर आप बात करें आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, तो डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा हमको एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं।
गवर्नमेंट को अगर डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ानी है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो उनके पास सिर्फ एक ही दो उपाय बचे हैं। एक तो या तो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करो तो थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, या फिर रोड्स, रेलवेज़, ब्रिजेस, इनमें आप खर्चा करिए। बाकी और जगह आप खर्चा करने की पोजीशन में है ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी लाडली बहना और है ना प्यारा भैया, इन सब स्कीम में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। HCL 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर ट्रेड भले कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहा है। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ टाइम। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।